हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज हमारे टॉपिक्स हैं मास और वेट के सारे पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हुए हम लोग अपनी सारी कन्फ्यूजन्स को इसमें दूर करेंगे। पर उससे पहले हमें प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन को डिस्कस करना होगा। जो हमारा प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है कि अ बॉल इज़ थ्रोन 30 मीटर हाइट, फाइंड द वेलोसिटी बाय विच द बॉल इज़ थ्रोन। इसमें हमें वेलोसिटी निकालनी है जिससे बॉल फेंकी गई थी। अगर आपने क्वेश्चन देख ही लिया है, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक बॉल है जिसको 30 मीटर हाइट तक फेंका गया है और हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो एक ग्राफ हम इसे बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से बॉल को फेंका जा रहा है। किस हाइट तक? 30 मीटर की हाइट तक फेंका जा रहा है और हमें इसकी क्या फाइंड करनी है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ही शुरुआती स्पीड होती है, तो उससे हम क्या किससे डिनोट करेंगे? u से डिनोट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें u फाइंड करना है। फिर उसके बाद जब ये यहाँ से वापस लौटेगी तो क्या हो जाएगी? इसकी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 30 पर जब ये पहुँचेगी 30 मीटर हाइट पर, उसके बाद ये 0 हो जाएगी और वापस लौटने लगेगी। तो जब इधर से इस तरफ बढ़ेगी तो ये इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और जब ये इस तरह से इस तरफ वापस आएगी तो इसका कैसा होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो इससे बाद हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक फार्मूला था जो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था। वो क्या था? दैट इज़ v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as। अब यही फार्मूला हमें इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, जिसमें आप देख सकते हैं v की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, जिसमें u की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है। और उसके बाद 2as, a क्या है? हमारा एक्सेलरेशन है। a एक्सेलरेशन को हम लोग g से भी डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के थ्रू। और इसमें g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। 9.8 मीटर को पर सेकेंड को हम लोग ईजिली सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड। कई बार ये वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है और कई बार ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी रहती, तो ये हमें अपने से ही पुट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम लोगों ने रख लिया 10 और s की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 30 मीटर। ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है s, ये कितनी है? 30 मीटर। तो इसको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। फिर उसके बाद u² है, u² को हम लोग इस तरफ लाएंगे तो माइनस u² हो जाएगा, इज इक्वल टू -2, और इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 300। फिर इसके बाद ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और u² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब u² है तो u इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? √600। √600 की वैल्यू क्या आएगी? 24.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया था। ये क्या आई? 24.5 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से बॉल को 30 मीटर हाइट तक फेंका गया था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है मास। मास को शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप इस क्लास को देखते हैं पूरी अच्छी से तो आपको कभी भी फ्यूचर में इन दोनों टॉपिक्स के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं मास की तरफ। मास को हम लोग किस तरह से बता सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट एटम के जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके एक मास बनता है, और उसके बाद क्या होता है? वो एक मेजरिंग अमाउंट में आता है, उसको सिंपली मेज़र किया जा सकता है। तो इससे सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए कि मास की एसआई यूनिट क्या है? मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और मास को किस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं? तो मास का सिंबल होता है m। स्मॉल m से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये मास है। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी लेवरेंट लेवोशियर। उन्होंने क्या बताया कि जो मास है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये बात बताई थी। तो इसमें क्या होता है कि मास क्या होता है कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्रिएट नहीं हो सकता, ये सिर्फ क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र। तो इसको समझने के लिए एक लाइन दी हमें आइंस्टीन ने।
आइंस्टीन ने हमें क्या बताया कि मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास। जैसे कि हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, कोई भी साग सब्जी या कुछ भी हम लोग खाते हैं, तो वो एक अमाउंट होता है, उसकी एक क्वांटिटी होती है, फिर उसको हम लोग इनटेक करते हैं तो उससे एक एनर्जी बनती है। तो एनर्जी से हमारी बॉडी क्या बनाती है, एक इम्यून सिस्टम क्रिएट करती है या फिर बॉडी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है, तो उससे क्या बनता है, मास क्रिएट होता है। तो इस तरीके से मास क्या होता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है और क्रिएट भी नहीं होता, वो सिर्फ सिंपली ट्रांसफ़र होता है। फिर इसके बाद क्या आता है, एक फार्मूला आता है जो मास के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उससे पहले हम लोगों को एक फार्मूला याद होगा आपको कि हम लोगों ने जाना था कि F = ma होता है। F = ma, जिसे हम लोग फोर्स कहते हैं, वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ होता है, जो कि F फोर्स है, m मास और a एक्सेलरेशन है। पर यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास = क्या हो जाएगा, F/a। तो जितना भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है ऑब्जेक्ट पे और जो एक्सेलरेशन परफॉर्म हो रही है, उससे ऑब्जेक्ट का मास निकल जाएगा। और एक बात और आती है, जैसे आपने पहले जाना था कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इनर्शिया बताता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया बताता है। तो वो इनर्शिया की बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर मास क्या है, अगर मास लेस अमाउंट में है, अगर मास किस में है, लेस अमाउंट में है, तो उस पर इनर्शिया क्या लगेगी, लेस लगेगी। और अगर मास मोर अमाउंट में है, अगर मास मोर अमाउंट में है, तो उस पर मोर इनर्शिया लगेगी। अब इस बात को समझते हैं कि कैसे हो रहा है भाई। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेबल है, टेबल का मास कुछ है, जैसे 23 kg है मास, ठीक है। तो उसको आपको पुश करना है, तो 23 kg आप इजीली पुश कर लेते हैं टेबल को। अगर वही कोई दूसरा टेबल है या फिर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कार है, या टेबल ही चलिए ले लेते हैं, टेबल एक 23 kg का टेबल, एक 50 kg का केबल है। तो 23 kg का जो केबल है, उसका अमाउंट क्या है, लेस है, तो उसमें इनर्शिया कितनी लगेगी, लेस लगेगी। और वही जो 50 kg का टेबल है, उसमें मास क्या है, ज़्यादा है, तो इनर्शिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाह रहा है, और जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाह रहा है। तो ये तो हो गया रेस्ट के केस में। मोशन के केस में क्या होगा, मोशन के केस में जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा वो ईजिली क्या हो जाएगी, उसमें स्पीड आ जाएगी ज़्यादा। और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसमें कम स्पीड आएगी, कम मोशन क्रिएट होगा। वो तो मोशन में था पर उसमें कम मोशन होगा। जैसे कि आप एक बॉल जा रही है, उसको आप पैर से मार दी तो वो और तेज़ी से जाने लगी, ठीक है। पर वही अगर पत्थर जा रहा है कोई, उसको आप ऐसे ढकेल देते हैं अपने पैर से, तो वो उतनी तेज़ी से तो नहीं जाता जितनी तेज़ी से बॉल गई। तो उसमें क्या वर्क किया, उसका मास डिपेंड था इस पर, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मास किस तरह से परफॉर्म हो रहा है और इसका सिंबल SI यूनिट किस तरह से लग रही है। SI यूनिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय SI यूनिट मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो हमारा है कि इसकी क्वांटिटी क्या है। इसकी क्वांटिटी होती है स्केलर। इसकी क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता, नो डायरेक्शन, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसकी क्वांटिटी स्केलर होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है इसमें, मैग्नीट्यूड, इसीलिए ये क्या होती है, स्केलर होती है। और इसको मेज़र कैसे किया जा सकता है, जैसे सिंपल ऑर्डिनरी बैलेंस से मेज़र किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब्जी लेने जाते हैं तो दुकानदार जिस बैलेंस से इसको मेज़र करता है, जिस बटखरे से इसको मेज़र करता है, वो हमारा सिंपल ऑर्डिनरी बैलेंस होता है। और इसके बाद इसको हम लोग जान सकते हैं कि मास कहीं पे भी हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अगर आप इस प्लेनेट पे हैं या किसी और प्लेनेट पे हैं, आप मून पर हैं या आप अर्थ पर हैं, तो हर जगह आपका बैलेंस क्या रहेगा, मतलब कि आपका मास क्या रहेगा, सेम बना रहेगा। अगर 50 kg आपका मास इस प्लेनेट पे है तो 50 kg उस प्लेनेट पे भी रहेगा, 50 kg आपका
पोल्स पर भी रहेगा, आप चाहे साउथ पोल चले जाइए चाहे नॉर्थ पोल चले जाइए तो हर जगह सेम बना रहेगा। तो इसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट रखिएगा कि मास जो है हमारा हर जगह सेम रहेगा। पहले ये कन्फ्यूजन रहती थी कि इस प्लैनेट से उस प्लैनेट जाएंगे तो मास चेंज हो जाएगा, नहीं, मास आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है वेट। अब वेट के बारे में हम लोग जानते हैं तो इसके बाद हमारी कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएगी, क्योंकि बस मास को जानने से काम नहीं चलेगा, वेट को भी पूरा समझना पड़ेगा, तभी पूरी तरीके से हमारी कन्फ्यूजन दूर होगी। तो वेट क्या है? वेट एक तरह का फोर्स है। वेट क्या एक तरह का फोर्स है जो कैसे अप्लाई होता है? हमारी बॉडी पर अप्लाई होता है ग्रेविटी के थ्रू। ग्रेविटी एक फोर्स लगाती है हमारी तरफ जो हमें ग्रेविटी की ओर खींचता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। जो एक फोर्स लगाया जाता है ग्रेविटी के थ्रू हमारी बॉडी पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। और ये हर जगह अलग अलग होता है। जैसे अब पृथ्वी पर हैं हम लोग तो पृथ्वी पे ग्रेविटी अलग है। अगर इसके हम लोग पोल्स पर जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस आते हैं। और अगर हम लोग प्लैनेट ही चेंज कर देते हैं तो काफ़ी मेजर डिफरेंस हमें दिखाई देते हैं कि यहाँ की ग्रेविटी अलग है, वहाँ की ग्रेविटी अलग है। तो वेट डिफरेंस होता रहता है। मास में ऐसा नहीं होता था। मास हमारा क्या बना रहता था? कांस्टेंट बना रहता था। और वेट हमारा क्या है? ये बदलता रहेगा। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ वेट बदलता रहेगा। तो वेट का एसआई यूनिट क्या होती है इसको हम लोग जान लेते हैं। एसआई यूनिट होती है वेट की न्यूटन। तो वेट को हम लोग न्यूटन में निकालते हैं। अब देखिए ये आपकी कन्फ्यूजन रहा होगा पहले कि वेट अक्सर हम लोग बोलते आए हैं कि किलोग्राम किलोग्राम, कि वेट हमारा किलोग्राम। ऐसा नहीं है, वेट हमारा न्यूटन में निकाला जाता है और मास हमारा किलोग्राम में निकाला जाता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि न्यूटन अलग है और किलोग्राम अलग है, टोटली डिफरेंस आता है। ठीक है, और इनके जो एक तरीके से कह सकते हैं आप वैल्यू है उसमें भी डिफरेंस आता है। उसको मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। उससे पहले आप जान लीजिए कि इसका सिंबल क्या होता है। वेट का क्या सिंबल होता है? तो इसका सिंबल होता है W। स्मॉल w से इसे शो किया जाता है वेट को। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कि इसका एक फार्मूला है जिस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे आपने जाना था कि एक मास के लिए फार्मूला लगा था कि F = ma, वैसे ही इस पे भी फार्मूला लगेगा W = mg। तो W = mg ये किस तरह से वर्क कर रहा है इसको हम लोग समझते हैं कि जो फार्मूला है हमारा, फार्मूला ये क्या है? W = mg। m क्या है? हमारा मास। किसी भी प्लैनेट पे हर जगह ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं आना है। और ये कभी भी क्या नहीं होगा? ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर मास ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ न कुछ मास हमेशा रहेगा। और ये जो हमारी g है, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या रहती है? हमेशा बदलती रहती है। जब आप पोल्स पर जाएंगे तो इसकी वैल्यू कुछ हो जाएगी, जब साउथ पोल नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। ये अर्थ की ग्रेविटी शो करती है और मून की ग्रेविटी दूसरी होती है। तो जब तक हम लोग पृथ्वी पर रह कर के सवाल लगाएंगे तब तक हम लोग को ये यूज़ करना है, और अगर हम लोग मून पर जा कर के सवाल लगाएंगे तो वहाँ की ग्रेविटी यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये कई बार क्या हो सकती है? ज़ीरो हो सकती है। तो अगर ग्रेविटी ज़ीरो हो गई तो वेट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। पर मास कभी भी ज़ीरो नहीं रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो फार्मूला ये यूज़ हुआ इसको हम लोग समझ लिए कि इस फार्मूले के साथ साथ हमें इसकी यूनिट क्या रखनी है? न्यूटन रखनी है। ठीक है, और वेट में और क्या डिफरेंसेस आते हैं, इसकी किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाता है। जैसे हमने जाना कि मास को बैलेंस करने के लिए हम ऑर्डिनरी बैलेंस से इसे निकाल सकते हैं कि इसकी क्या आ रही है वैल्यू। पर इन द केस हम जब जानेंगे कि वेट में, तो वेट के लिए हम बैलेंस यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस उसमें एक एक पॉइंट उसमें क्लियर होता है कि कितना न्यूटन है वेट। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई
ऑब्जेक्ट है या फिर कोई लड़का है जिसका नाम सुमित है या केशव है, कुछ भी है, तो उसका हम लोग क्या रखेंगे, W इज इक्वल टू M। उसका वेट हम लोग रख लेते हैं 50 kg है। मास उसका कितना है, 50 kg। मास हम लोग जान रहे हैं kg में है, 50 kg। और ग्रेविटी को हम लोग क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 9.8 से इजी पड़ेगा हमें 10 रखना। तो उसका वेट कितना हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा 500। 500 क्या चीज़ होगी, केजी नहीं, न्यूटन। 500 न्यूटन उसका वेट हो जाएगा। और जब उसका मास होगा, मास क्या रहेगा उसका, 50 kg। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। तो ऐसे ही आप अपने आप को और क्लियर करने के लिए और अच्छे से इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने घर परिवार या दोस्त यारों के वेट को जान के इस फॉर्मूले पे रख करके आप जान सकते हैं कि उनका वेट कितना न्यूटन में आ रहा है और उनका मास कितना था। तो अब से अगर आपसे कोई कहे कि हमारा वेट इतना है, तो उससे बताइए कि ये आपका मास है जो आप बता रहे हैं, वेट तो आपका कुछ और है। ठीक है, तो थैंक यू। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।